Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to answer the questions given in the exercise of the poem. The title of the poem is The Dawn's Awake and it is given in the KPK textbook board for English for class 8th and the unit is unit number 5. And this is the fourth video for this poem. In the previous videos we had read the poem, we had paraphrased the poem, and then we had discussed its summary and some of the literary techniques. इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो इस पोएम के एंड में दिए हुए हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने इसकी समरी, इसकी पैराफ्रेजिंग और पोएम की रीडिंग कर ली थी। इसके अलावा हमने कुछ लिटरेरी टेक्निक्स भी डिस्कस की हैं जो आप पिछली 3 वीडियोस में देख सकते हैं। So let's begin answering the questions. The first question is, what is the mood of the poem? How does the use of figurative language by poet contribute to the mood of the poem? इस पोएम का मूड क्या है? Poetry is meant to affect our emotions, it is meant to affect our feelings. पोइट्री का टारगेट आम तौर पर रीडर की फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं और हर पीस ऑफ पोइट्री कुछ ना कुछ इमोशंस कन्वे करती है। तो इस क्वेश्चन में यही बेसिकली आपसे पूछा है कि इस पोएम का मूड कैसा है और उसमें जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है, जो इमेजरी यूज हुई है, वो इस पोएम के मूड को कैसे इफेक्ट करती है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है और इमेजरी क्या होती है, ये आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर डिटेल से ये बात डिस्कस हुई है। इसका आंसर है, द पोएट एक्सप्रेसेस एन ऑप्टिमिस्टिक मूड बाय द यूज ऑफ द इमेजरी। इस नज़म में एक पुरुम्मीद फीलिंग्स, पुरुम्मीद मूड कन्वे किया गया है इमेजरी के जरिए। द इमेजेस सच एज स्मोल्डरिंग फ्लेम and torch of gold portray the dawn as a wonderful phenomenon. इस तरह के इमेजेस जैसे सुलगता हुआ शोला और टॉर्च ऑफ गोल्ड, सोने की मशल, ये हमें डॉन को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने ऐसी नक्शाकशी करते हैं जैसे डॉन एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है, एक बहुत ही खूबसूरत मज़ाहिर कुदरत में से है। The singing in the hills and the paean of spring add a touch of hope and optimism to the overall joyful mood of the poem. इसके अलावा जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, सिंगिंग इन द हिल्स, ये भी इमेजरी है क्योंकि ये हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को इफेक्ट कर रही है। पहाड़ों में जो नगमे होते हैं, जो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ होती है, जो मुख्तलिफ परिंदों के नगमे होते हैं। एंड पियन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग से हमारे जहन में जाहिर है फौरन हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करती है और फूलों का और सब्जाजार का ख्याल आता है। ये दोनों चीज़ें एक उम्मीद की किरण रोशन करती हैं और एक पूरा ऐसा मंजर पेश करती हैं जो खुशियों भरा है। All these terms have an appeal to our physical senses of sight, hearing and touch. और ये सारी जो टर्म्स हैं ये फिगरेटिव लैंग्वेज में आती हैं और ये एक हमारी नज़र को, हमारे सुनने की हिस्स को और छूने की हिस्स को अपील करती हैं और यही फिगरेटिव लैंग्वेज होती है कि पोइट्री के ज़रिए रीडर की 5 सेंसेस को अपील किया जाए। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? The theme is about the physical beauty of the wonderful phenomenon of dawn as well as the encouraging psychological effects of the rising sun on all the creatures. इस नज़म के बुनियादी मरकज़ी ख्याल क्या है? इस नज़म में पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 2 एस्पेक्ट्स पेश किए गए हैं। एक फिजिकल एस्पेक्ट, जो सुबह के मंजर का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो खूबसूरती है, वो बताई गई, और उसके साथ साथ जो उसका नफ्सियाती असर लोगों पर पड़ता है, जिस तरह से वो उम्मीद को जगाता है, जिस तरह उभरता हुआ सूरज नए ख्वाब दिखाता है। हर चीज़ को, ना सिर्फ इंसानों का इस पर एक मस्बत असर है बल्कि इंसानों के अलावा जानवरों पर, हर चीज़ पर सुबह के मंजर का एक मुस्बत असर होता है और इस नज़म में बुनियादी तौर पर उसी को डिस्कस किया गया है।
The essence of the poem is the idea that every dawn brings with it new promises and new hopes for future. इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि हर सुबह अपने साथ नए वादे और नई उम्मीदें लेकर आती है कि ये नए वादे और नई उम्मीदें मुस्तक़बिल में पूरी होंगी. The tired and broken of yesterday are revived with new desires and ambitions. गुजरे दिन के थके हुए और टूटे हुए नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ ताज़ा हो जाते हैं. बच्चों, अगर आप चाहें तो इस जुमले में यहाँ पर द टायर्ड एंड द ब्रोकन पीपल या ब्रोकन हार्ट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ये जुमला जानबूझकर ऐसे लिखा गया है. ये भी इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है जिसमें बाज़ चीज़ें ओपन एंडेड छोड़ दी जाती हैं. अब इसमें द टायर्ड एंड द ब्रोकन हार्ट्स भी हो सकता है, द टायर्ड एंड द ब्रोकन पीपल भी हो सकता है, द टायर्ड एंड द ब्रोकन क्रीचर्स भी हो सकता है. ये ओपन है कि ये हर चीज़ के लिए, हर थके हुए, हर टूटे हुए दिल के लिए नई उम्मीद लेकर आता है, नया दिन. और यही इस पोएम का मरकजी ख्याल है. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू लाइक द पोएम द डॉन्स अवेक, वाई? बच्चों, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए. अब इस क्लास में पहुंचकर आपको इस काबिल होना चाहिए कि इस तरह के सवाल आप लिख सकें. और हमेशा ये याद रखें कि सिर्फ येस और नो आंसर नहीं करना होता, बल्कि इसके साथ जो सेकंड पार्ट है विच इज़ वाई, इसका भी जवाब देना होता है कि आखिर आपको ये पोएम अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद. हमेशा अपने आंसर को आर्ग्यूमेंट्स के साथ बैक करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं अपने आंसर को आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और तभी आपकी बात वजन रखती है. सैंपल के तौर पे हमने आपके लिए आंसर लिख दिया है. कोशिश कीजिएगा कि आप अपना आंसर खुद लिखिए. Yes, I like the poem The Dawns Awake because of its beautiful imagistic language and thought-provoking theme. जी हाँ, हमें ये पोएम द डॉन्स अवेक पसंद है क्योंकि इसमें बहुत इमेजिस्टिक लैंग्वेज, बहुत इमेजरी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है. और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बल्कि साथ साथ इसकी थीम, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है कोई ख्यालात जहन में लाने वाली, ऐसी बात जो जहन में नए नए ख्यालात को जन्म दे. द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन 2 levels, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये नज़म 2 levels पर इंटरप्रेट की जा सकती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल. इसका एक नफ्सियाती और एक फिजिकल असर है. ऑन बोथ द लेवल्स इट डज जस्टिस टू द टॉपिक. दोनों लेवल्स पर, चाहे वो फिजिकल लेवल है चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये अपने मौजू के साथ इंसाफ करती है. द पोएम नॉट ओनली यूजेस ब्यूटीफुल लैंग्वेज बट ऑल्सो इवोक्स अ वंडरफुल थीम. ये नज़म ना सिर्फ खूबसूरत ज़बान का इस्तेमाल करती है बल्कि इसकी थीम भी बहुत अहम है. बच्चों, ये बात आपने हमेशा याद रखनी, जब भी आप किसी पीस ऑफ पोइट्री को एनालाइज करें या डिस्कस करें तो उसमें 2 चीज़ें अहम होती हैं. एक, जिस ज़बान में वो शायरी की गई है, और दूसरा जो ख्यालात उसमें बयान किए गए हैं. दोनों चीज़ें खूबसूरत हों तो फिर वो एक मुकम्मल ना सिर्फ शायरी बल्कि ये नसर के लिए भी ये बात इतनी ही अहम है कि उसका फॉर्म और कंटेंट दोनों अहम हों, दोनों खूबसूरत हों. तो यही बात आखिर में कही गई है, आई लाइक दिस पोएम बिकॉज बोथ द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द पोएम आर ब्यूटीफुल. कंटेंट से मुराद जबान जो इस्तेमाल हुई, और फॉर्म, जबान और कंटेंट से मुराद ख्यालात, थॉट्स, और फॉर्म से मुराद जबान जिस शक्ल में वो आपके सामने पेश की गई. तो दोनों चीजें इसमें खूबसूरत हैं. 5th क्वेश्चन है, Identify the rhyming words in the poem. The following words are the rhyming words in the poem. ये बहुत आसान है आपके लिए. Fire, higher, forlorn, born, thrills, hills, spring, awakening, harmonies, trees, song, long, numb, and calm. Identify an example of metaphor in the poem. Explain which 2 things are being compared. The boon of light we craved, awaited long, has come, has come. इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि इस नज़म में से एक मेटाफर ढूंढिए और बताइए कि किन चीज़ों को कंपेयर किया गया है. अभी तक आपको ये पता हो जाना चाहिए, और पिछली वीडियो में भी हमने डिटेल से ये बात की थी कि मेटाफर क्या होता है. मेटाफर एक ऐसा तरीका है 2 चीज़ों को कंपेयर करने का जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस अंदाज में तशबीह दी जाती है कि उसको बिल्कुल वही चीज़ करार दे दिया जाता है. और सिमली से ये फ़र्क होता है क्योंकि सिमली में एज या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि मेटाफर में एज या लाइक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता और बिल्कुल वही चीज़ उसको बना दिया जाता है. इस लाइन में मेटाफर किस तरह इस्तेमाल हुआ है, आइए देखते हैं. इन दिस लाइन द लॉन्ग अवेटेड हैप्पीनेस इज अबाउट टू बी अचीव्ड एंड द पोएट इज कंपेयरिंग इट टू द लाइट ऑफ डॉन.
یہاں پر the boon of light we craved، بعض اس نظم کا انالیسس کرنے والے کرٹکس نے کہا کہ یہ بون آف لائٹ سے مراد اس فریڈم کی طرف اشارہ ہے جو پوئٹ اور پوئٹ کی قوم جس کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح یہ آج صبح طلوع ہو رہی ہے، آج کا سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اسی طرح ہماری آزادی کا سورج بھی طلوع ہوگا. تو یہ ایک میٹافر ہے. the boon of light we craved، craved کا مطلب ہے جس کے لیے بہت زیادہ انتظار کریں، بہت زیادہ جس کی خواہش ہو. Some critics have interpreted this boon of light as the freedom for which the poet was struggling. یہ وہی بات کہ boon of light کا مطلب آزادی بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ بظاہر اس سے مراد وہ ڈان کی روشنی ہے، لیکن پس منظر میں شاعر نے آزادی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے لیے شاعر اور اس کی قوم کوشش کر رہے تھے. تو بچوں یہ تھے ان کوسچنز کے آنسرز، ان کو اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا اور آئندہ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اس قسم کے آنسرز لکھ سکیں. آپ نے صرف اس کو آبزرو کرنا ہے کہ آنسرز کس طرح سے کیے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا ہے تاکہ آپ خود بھی اس طرح کے جوابات لکھنے کے قابل ہو سکیں.